नमस्कार साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम सच्ची जनवाणी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका 1 सेकंड खर्च होगा। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से सभी साथियों तक जाएगी, हमारे मेंबर्स तक जाएगी, सभी को मोबिलाइज करेगी। आज आपको एक दूसरी तरह की चीज़ बताता हूँ। श्री जी.एन. शुक्ला जी ने लिखी है, उनके विचार हैं इसमें प्रयाग से, और इन्होंने उसके साथ साथ राजनीति पर अपने विचार रखे हैं। बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट ये कहते हैं राजनीति पर हमारे विचार। राजनीति हमारा विषय नहीं रहा, विषय राष्ट्र और लोग रहे हैं, जिनकी भलाई लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित है। इसलिए यह एक विषय बन गया है। हर किसी को अपने अस्तित्व के हित में इसका अध्ययन और इसे समझना चाहिए। लोग अक्सर गर्व से कहते हैं कि मुझे राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं है। वे स्वयं को धोखा देते हैं और उनकी मूर्खता अपने आप में अथाह है। लोकतंत्र में, जैसा कि हमारे संविधान में अंतर्निहित है, राजनीति मुख्य घटक है, बल्कि कहें तो एलेक्सिर है, जिसके बिना शासन की अवधारणा साकार नहीं हो सकती। ये तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, हम भी सीमत के हैं। और सरकार राष्ट्र और लोगों के हितों की रक्षा के लिए अपरिहार्य अंग है, जो राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आती है। इस अकाट्य सत्य का खंडन केवल वे ही कर सकते हैं जो देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते और विशुद्ध रूप से तानाशाही या राजतंत्र के पक्षधर हैं। वे यह भी कह सकते हैं कि मुझे अपने जीवन स्तर, अपने स्वास्थ्य, अपनी नौकरी, अपने अधिकारों, अपनी स्वतंत्रता, अपने भविष्य या किसी भी भविष्य में कोई दिलचस्पी नहीं है। पर यह बहुत ही बेतुका और सबसे बड़ा पाखंड है। यदि हमें अपनी दुनिया और जीवन पर कोई नियंत्रण रखना है तो हमें राजनीति में रुचि रखनी चाहिए। यह प्रत्येक नागरिक की संवैधानिक अनिवार्यता है। लोगों की भलाई राष्ट्र की भलाई से आती है, इसलिए राष्ट्र निर्माण पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे लिए राष्ट्र पहले, यह राष्ट्र के लिए है। सैनिक गोलियां सहते हैं और मरते हैं, एक नागरिक के रूप में लोगों में राष्ट्र की भलाई के लिए जीने का उत्साह और भावना होनी चाहिए। हालांकि हम पाते हैं कि आज़ादी के बाद नई सरकार में राष्ट्र की भलाई को नज़रअंदाज कर दिया और वोट हासिल करने के लिए तुष्टीकरण की नीति को प्राथमिकता दी। आज़ादी के बाद भी भारत में औपनिवेशिक विरासत जारी है। स्वतंत्र आंदोलन ने लोगों को एकजुट किया। उन्होंने एकजुट होकर औपनिवेशिक शासन की चुनौती का सामना किया है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद लोगों की एकता का उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए किया जा सकता था, लेकिन एक नए शासक सुधारक नहीं थे, बल्कि लोगों पर शासन करने की शक्ति के भूखे थे। जन्म से तो वे भारतीय थे, परंतु आचरण से वे अंग्रेज थे। यह सत्ता का हस्तांतरण था, जैसा कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से हासिल किया था। यह वास्तव में अंग्रेजों को बलपूर्वक विफल करके हासिल की गई आज़ादी नहीं थी। यह हमारा विश्वास है। जिन लोगों ने ब्रिटिश हमले का सामना किया और राष्ट्रीय मुक्ति के लिए काम किया, उन्होंने मुगल आक्रमणकारियों और अंग्रेजों द्वारा 1000 वर्षों के साथ क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्र की मरम्मत के लिए कुछ और वर्षों का बलिदान दिया होता, लेकिन राष्ट्र निर्माण के एक अन्य कार्य के लिए लोगों को साथ लेने के बजाय नए भारतीय शासकों ने जाति, पंथ, धर्म और लिंग के नाम पर फूट डाल और राज करो के उसी औपनिवेशिक हथियार का इस्तेमाल किया जो अंग्रेज कर रहे थे। आज़ादी की लड़ाई के दौरान लोग एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में वे सबसे पहले हिंदू मुस्लिम में परिवर्तित हुए, जिसने भारत को 3 भागों में विभाजित कर दिया। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने लोगों को जाति, पंथ, धर्म और लिंग के आधार पर विभाजित करने वाली सामाजिक एकता को खत्म करने के लिए फूट डालो और राज करो तथा तुष्टीकरण की नीति के हथियार का इस्तेमाल किया। मुख्य रूप से सदियों से भारत एक समावेशी समाज रहा है। आज़ादी के बाद सबसे पहले जातीय भावना का विकास हुआ। एक अंतर ज्ञान पैदा हुआ कि समाज की जातिवादी मानसिकता लोगों की गरीबी और दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। लोग भूल गए कि 800 वर्षों तक मुगल आक्रमणकारियों ने और फिर 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने उन्हें चूसा और उनका खून निकाला और उनके कंकाल छोड़े। उनकी दुर्दशा का कारण जाति व्यवस्था नहीं, बल्कि 1000 वर्षों की गुलामी का काल है जो मुगलों या अंग्रेजों के नाम पर था। आज़ादी के बाद किसी भी जाति ने जाति के आधार पर
आरक्षण का विरोध नहीं किया जो भारतीय जनमानस की समावेशिता की पुष्टि करता है। आज़ादी के बाद हमने आत्म केंद्रित समाज का निर्माण किया। जाहिर है इसमें हमारे राष्ट्रीय चेतना लगभग समाप्त हो गई और हम अपने हित को सर्वोपरि मानते हैं और राष्ट्रीय हित को हमें दरकिनार कर दिया। और इसी तत्व ने राष्ट्र के प्रति संवेदनशीलता, ईमानदारी, देशभक्ति और ईमानदारी को खतरे में डाल दिया और हमने लगभग 7 दशकों के बाद सार्वजनिक जीवन में स्मरणीय लायक कोई राजनेता, सच्चा राजनेता नहीं देखा और जो थे वे हाशिए पर थे। हमने देखा कि हमारा राजनीतिक वर्ग लुटेरा बन गया और उसने सार्वजनिक जीवन से अकुत संपत्ति अर्जित की। भारत और भारतीयों को सिर्फ मुगल आक्रमणकारियों, अंग्रेजों ने ही नहीं लूटा। आज़ादी के बाद भारतीय शासकों ने देश और जनता को भी लूटा जिसे मापा नहीं जा सकता। दुनिया के हर हिस्से में राष्ट्र प्रथम की भावना है। वहाँ के नागरिकों की पहचान उनके देश के नाम से होती है, चाहे वे अमेरिकी हों, ब्रिटिश हों, रूसी हों, जर्मन हों, ऑस्ट्रेलियाई हों और फ्रांसीसी हों या अन्य भी हों। सभी अपनी राष्ट्रीय पहचान पर गर्व महसूस करते हैं। हम भारतीय विनम्र हैं, डरपोक हैं, अपनी राष्ट्रीय पहचान पर गर्व करने में जग महसूस करते हैं। हम आज भी 1000 साल की गुलामी के मानसिक दबाव में हैं। ये बहुत ही सही कहा उन्होंने। कुछ लोगों को भारतीयता पर गर्व करना कलंक लग सकता है। यह केवल भारतीय ही नहीं, जहाँ इनकी संस्कृति और राष्ट्रवाद पर बहस की जाती है, नफरत की जाती है और अगर राष्ट्रवाद और इसकी सांस्कृतिक विरासत की निंदा की जाती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और अगर भारतीय मूक दर्शक बने रहते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है। वह स्वतंत्रता है जिसका लोग भारतीय राष्ट्रवाद और इनकी सांस्कृतिक विरासत की कीमत पर आनंद लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत को एक देश नहीं मानते और वैसे राज्यों का संघ कहते हैं। ये वही हैं जिन्होंने 6 दशकों तक इस देश का प्रशासन किया। किंतु कुछ लोग प्रांतवाद में इतने फंस गए कि वे अपने प्रांत को ही देश मानते हैं। भारत की संप्रभुता पर सवाल उठता है। हिंदू होने पर गर्व करने में आपत्ति है। हिंदू होना सांप्रदायिकता है। धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत हिंदू नहीं आते। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को आपातकाल के दौरान संविधान में शामिल किया गया था। अब आम नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार छीन चुका है। भारत को आर्यव्रत कहना भी विवाद का कारण हो सकता है। वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का नारा था जिस पर अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन वंदे मातरम से नफरत है लोगों को। ऐसे लोगों को वंदे मातरम से नफरत है। आप भारत माता की जय नहीं कह सकते और यदि बोलेंगे तो घोर दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी कहलाए जाएंगे। हम आदिकाल से भारतीय हैं। मुगल आक्रमणकारियों ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहा। वे अपने 800 वर्षों के शासन के बावजूद हमारा नाम और पहचान नहीं बदल सके। अंग्रेज़ों की असफल होकर भाग गए अंग्रेज़ लोग भी, लेकिन हमारे ही भारतीय भाई बहन हमारी पहचान हमारे वर्ग की पहचान, हमारे धर्म की पहचान के बावजूद हम भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हमारे लिए राजनीति का मतलब उपरोक्त कठिन परिस्थितियां हैं जिसका सामना देश और जनता दोनों को करना पड़ता है। चुप रहना बेईमानी और गलत होगा। अगर सच बोलना किसी पार्टी के पक्ष में है तो भी चलेगा, क्योंकि राजनीतिक सोच और विचारधारा से ही देश और जनता का भला होगा। तो धन्यवाद साथियों। ये शुक्ला जी के विचार थे और बिल्कुल सही विचार थे, मैं सहमत हूँ और इसीलिए मैंने ये वीडियो इस पर बना दिया है। लेकिन ये ज़रूर है कि रिटायरीज़ ग्रुप में मैं इसे नहीं डालूँगा और ना ही मैं किसी को डालने के लिए कहूँगा, क्योंकि रिटायरीज़ ग्रुप की अपनी एक सेक्रेटरी है और उसमें रिटायरीज इशूज़ ही हम डिस्कस करते हैं। बस इतनी सी बात है। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। ओम नमः शिवाय। जय सनातन समाज संस्कृति। जय भारत समाज संस्कृति। जय हिंदू संस्कृति। ओम नमो नमः। थैंक्स। 8588898205 किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए, सहयोग रेसिप्रोकल है, आदान प्रदान के लिए। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय।